लेकिन इस संधि के थ्रू नेपाल ने इस पूरे एरिया को खो दिया, जो कि उनके जीते हुए कुल हिस्से का 1/3 हिस्सा था। तो इस बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इस संधि को खत्म कर दिया जाना चाहिए। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने भारत और नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात की, जिसमें कि काफी कमेंट्स भी आए, लेकिन इनमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो कि हमेशा की तरह अप्रिशिएट कर रहे थे और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे जो कि पूरी तरीके से नेगेटिव थे। नहीं, मैं इंडियन होने के नाते उन कमेंट्स की बात नहीं कर रहा जो कि नेपाल के सपोर्ट में थे। ये उनका राइट है। अपने देश के एक आम सिटीजन होने के नाते वो डेफिनेटली अपनी कंट्री के सपोर्ट में कमेंट्स करेंगे और इंडियंस की तरफ से भी अपनी कंट्री के सपोर्ट में इस तरह के कमेंट्स आएंगे। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बिना किसी लॉजिक के कर दिए जाते हैं और मैंने उस वीडियो का ये सेकंड पार्ट बनाया लॉजिकली भारत और नेपाल के संबंधों को समझने के लिए, ताकि इन इलॉजिकल कमेंट्स के नंबर्स को कम किया जा सके। मैंने नेपाल भारत की बॉर्डर कंट्रोवर्सी को लेकर एक वीडियो बनाया था। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हो तो पहले उस वीडियो को देख लो, या फिर इस वीडियो के बाद उस वीडियो को पक्का देखना। मैं यहाँ ऊपर आई बटन पर उस वीडियो को लगा दूंगा। उस वीडियो में हमने बात की थी कि भारत इस सीमा विवाद पे क्या लॉजिक देता है और साथ ही साथ नेपाल इस सीमा विवाद पे क्या लॉजिक देता है, जिसमें हमने बार बार एक लूप वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि था सुगौली की संधि। इस ट्रीटी के बारे में हमने वहां पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं की थी, लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी का जो मेन बेस है वो यही ट्रीटी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं भारत नेपाल की इस कंट्रोवर्सी को इस संधि के थ्रू। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है भारत नेपाल सीमा विवाद पार्ट 2। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को इस वीडियो के पहले पार्ट में बताया कि किस तरह ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में वॉर होती है, जिसके बाद कि ब्रिटिश इंडिया और नेपाल को आपस में संधि करनी पड़ती है। लेकिन मैंने उस वीडियो में संधि को डिटेल में नहीं बताया, तो अब इसे डिटेल में जानो। 1815 में नेपाल की तरफ से राजगुरु गजराज मिश्रा और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ सिग्नेचर करते हैं। अब इस ट्रीटी के डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर हो जाते हैं, जिसके बाद 4 मार्च 1816 को नेपाल की तरफ से चंद्रशेखर उपाध्याय और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जनरल डेविड दोनों ही मकवानपुर नाम की एक जगह पर मिलते हैं और दोनों के ही हाथ में होती हैं इस ट्रीटी की वो साइंड कॉपीज जिनका कि इन्हें लेन देन करना था। और यहाँ पर इस ट्रीटी का लेन देन हो जाता है, यानी कि दोनों ही कंट्रीज के हाथों में अब इस ट्रीटी की वो साइंड कॉपीज थी जिसमें लिखे हुए रूल्स को इन्हें मानना था। इस ट्रीटी के थ्रू नेपाल को अपनी बहुत सारी जमीन खोनी पड़ती है और कुछ ऐसे समझौते करने पड़ते हैं जिन्हें की ये दोनों ही कंट्रीज नॉर्मली कभी भी नहीं मानती। जब तक ये संधि एग्जिस्टेंस में नहीं आती थी तब तक ईस्ट में दार्जिलिंग और तिस्ता, साउथ वेस्ट में नैनीताल और वेस्ट में कुमाऊं राजशाही, गढ़वाल राजशाही और बाशर जैसे एरियाज नेपाल में आते थे, जिन्हें कि पिछले 25 सालों में नेपाल ने अपनी पावर के दम पे जीता था। लेकिन इस संधि के थ्रू नेपाल ने इस पूरे एरिया को खो दिया, जो कि उनके जीते हुए कुल हिस्से का 1/3 हिस्सा था। और नेपाल ने ये जमीन खो दी, इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर नेपाल को ये सारी की सारी जमीन ब्रिटिश इंडिया को वापस लौटानी पड़ी थी। इन सभी एरियाज में साउथ में तराई का कुछ एरिया भी शामिल था, जिसमें से कुछ एरिया 1816 में ही नेपाल को वापस कर दिया गया था। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा 1860 में नेपाल को वापस किया जाता है। इसका रीजन था कि 1857 में नेपाल ने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की भारतीय विद्रोह को दबाने में, जिस हेल्प के बदले ब्रिटिशर्स ने तराई का एक बहुत बड़ा एरिया नेपाल को वापस कर दिया था। और कुछ इसी तरह ये संधि होती है। लेकिन इस संधि की शर्तें क्या थी, जो कि इस संधि का मेन मुद्दा था। तो चलो उसी बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जिसके वजह से इस संधि को भारत और नेपाल के बीच के सीमा विवाद का रीजन बताया जाता है। इस संधि की सबसे पहली शर्त ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में रिलेशंस हमेशा फ्रेंडली रहेंगे। साथ ही साथ ये भी शर्त थी कि नेपाल के राजा उन सारे के सारे एरिया से अपनी श्योरिटी हटा लेंगे जो कि वॉर से पहले डिस्प्यूटेड थे, और सारे के सारे डिस्प्यूटेड एरियाज को ब्रिटिश इंडिया के अंडर में सौंप देंगे। साथ ही साथ इसमें यह भी शर्त थी कि नेपाल की जो भी जमीन ब्रिटिश इंडिया को दी जा रही है, उसमें जो भी लोग रहते थे जिनको कि जमीन के लेन देन की वजह से लॉस हो रहा है, उनके लॉस को फुलफिल करने के लिए या फिर उनकी पेंशन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 लाख रुपए हर साल देने होंगे नेपाल को, ताकि नेपाल इस लेन देन से अफेक्टेड लोगों को पेंशन दे सके। लेकिन इसी बीच में इस संधि में एक सहमति बनती है, जिसके अकॉर्डिंग तराई का कुछ एरिया नेपाल को वापस कर दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को जो 2 लाख रुपए हर साल नेपाल को देने थे, अब वो उन्हें नेपाल को नहीं देने पड़ेंगे और नेपाल के राजा और
और उनके आगे आने वाली पीढ़ियां काली नदी के वेस्ट में पूरे एरिया से अपनी श्योरिटी को लूज करेंगे और उन एरियाज में रहने वाले लोगों के मुद्दों में अपने आप को इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसी के साथ नेपाल के राजा सिक्किम के राजा के साथ किसी भी तरह का आर्गुमेंट नहीं करेंगे उन जमीनों को लेकर जिन्हें कि सिक्किम ने अपनी पावर के दम पे जीता है या फिर जिन जमीनों पर सिक्किम ने अपना कब्जा किया है। इसी के साथ साथ नेपाल सिक्किम की किसी भी गतिविधि में इंक्लूड नहीं होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नेपाल किसी भी ब्रिटिश, अमेरिकी या फिर यूरोपियन आदमी को अपनी किसी भी सर्विस में हायर नहीं करेंगे। और कुछ इसी तरह और इन सहमतियों पर भारत और नेपाल के बीच में ये संधि होती है। लेकिन अभी के टाइम पर कई लोगों का मानना ये है कि जब ब्रिटिशर्स अपने देश वापस चले गए हैं तो भारत और नेपाल के बीच में इस संधि का क्या मतलब बनता है। इस पर बेशक मेरी सोच थोड़ी अलग है। भले ही ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर अपने देश वापस चले गए हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर गए हैं, न कि भारत को अपने साथ लेकर गए हैं। तो जब जमीन अपनी जगह पर है, वहाँ पर रहने वाले लोग अपनी जगह पर हैं, तो ब्रिटिशर्स से क्या फर्क पड़ता है। ये संधि की गई थी भारत देश के लिए, वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए। तो इस बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इस संधि को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इस पर आपका क्या लॉजिक है, आप कमेंट में बता सकते हैं विदाउट एनी कंट्रोवर्शियल थॉट। आप लॉजिकल वे में कमेंट्स में लिखो कि इस पर आपकी क्या सोच है। तो संधि के बारे में आगे बात करते हैं। अब ये संधि तो हो गई थी, लेकिन इस संधि में कुछ प्रॉब्लम्स आई। जैसा कि हमने बात की कि इस संधि में काफी ज्यादा बात हुई थी सीमा और जमीनी मामलों को लेकर, लेकिन इन्हीं सीमा और जमीनी मामलों में बहुत सारी जमीन और सीमा ऐसी रह गई जिनका सीमांकन सही से हुआ ही नहीं। कई सीमा ऐसी थी जिन्हें क्लियर ही नहीं किया गया कि वो कहां से होकर निकलेंगी या फिर कहां तक जाएंगी, जिस वजह से भारत और नेपाल के बीच में आज भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि विवादित हैं, जिन पर कि आज भी टाइम टाइम पर दोनों देशों की तरफ से दावे किए जाते हैं, जिसका नतीजा ये कि आज भी भारत और नेपाल की सीमा पर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर इन जमीनी कंट्रोवर्सीज के वजह से अतिक्रमण जैसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। और इन्हीं डिस्प्यूटेड एरियाज में से कुछ मेन एरियाज हैं जैसे कि लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी, जिनके बारे में हमने अपने इस पार्ट 1 में भी बात की है। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।